ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, और ये आपकी तरफ है वो कौन सी अक्ष है, जेड अक्ष है। एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। मान लो कि अब की बार कोई कण है वो एक्स और वाई के इस प्रकार से नहीं है, 2D पर नहीं है, यहां पर है एक्स वाई और जेड के लगभग, अपने ऐसे मान लो कि एक्स वाई जेड से कुछ दूरी पर है, तो ऐसा मान लो ये मूल बिंदु पर कुछ हवा में है, यहां पर कोई कण है, तो इसकी पोजीशन कैसे बतानी पड़ेगी अपने को। मान लो मूल बिंदु से ये कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है, लेकिन ये r दूरी पर है, लेकिन 2D पर दर्शाएंगे तो ये r दूरी पर यहां दर्शा दिया मैंने। ये कण वास्तव में क्या है, जैसे इस प्रकार से x अक्ष है और ये मान लो कि y और z के बीच के इस प्रकार से है, कण यहां पर है r दूरी पर। ये मान लो थीटा कोण बना रहा है, थीटा की तरफ वाला घटक क्या होता है, r कोस थीटा, थीटा वाला घटक कोस थीटा होता है। जैसे यहाँ पर r है तो r कोस थीटा हो गया, और ये क्या हो गया, इसके 90 डिग्री के एंगल पर r साइन थीटा हो गया, यानी कि इसके 90 डिग्री के एंगल पर r साइन थीटा। ये 90 डिग्री का एंगल कैसे बन गया कि जैसे ये है इसके एकदम 90 डिग्री पर है, ये इस प्रकार से है, लेकिन अपने को 2D पर दर्शाने के लिए डॉटेड लाइन से दर्शाया गया है। हाँ, ये r cos थीटा हो गया, r sin थीटा हो गया। मान लो ये z अक्ष से फाई कोण बनाता है, z अक्ष से ये फाई कोण बनाता है। जैसे मान लो यहां पर ये a होता तो फाई कोण है, जिधर कोण होता है उधर कोस घटक होता है, तो a फाई कोण बना रहा हो तो क्या लिखेंगे इसको, a कोस फाई, और इधर क्या लिखेंगे इसके 90 डिग्री वाला ये a साइन फाई, ए कोस फाई और ए साइन फाई लिखेंगे। लेकिन अपने पास ए नहीं है, आर साइन थीटा है, तो ए की जगह आर साइन थीटा है, तो ए की जगह लिखें अपने आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा, और ए की जगह क्या लिख दें अपने आर साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष पर जो घटक आएगा, एक्स अक्ष पर जो घटक आया है वो क्या है, आर साइन थीटा साइन फाई, आर साइन थीटा साइन फाई। वाई अक्ष पर जो घटक आया है वो क्या है, आर कोस थीटा, आर कोस थीटा, और जेड अक्ष पर जो घटक आया है वो क्या है, आर साइन थीटा कोस फाई, आर जेड अक्ष पर जो घटक आया है उसको क्या कहेंगे अपने, आर साइन थीटा कोस फाई। तो इस प्रकार से एक्स वाई और जेड अक्ष पर इनके घटक, जैसे ये आर दूरी पर था, वाई अक्ष से मान लो थीटा कोण बना रहा है, तो क्या हो गया वाई तरफ आर कोस थीटा, और एक्स ये इससे 90 डिग्री पर क्या हो गया आर साइन थीटा, और ये मान लो यहाँ से फाई कोण बना रहा है, तो क्या हो जाएगा ये और कोस फाई और ये साइन फाई। इस प्रकार से घटकों में लिखने का ये तरीका होता है इसका। तो ये हो गई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पोलर कोऑर्डिनेट्स का उपयोग करते हुए, यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट्स से, पोलर कोऑर्डिनेट्स का मतलब है एक्स वाई और एक्स वाई जेड के तीनों जो आर थीटा थीटा फाई का उपयोग करते हुए। तो इसमें देखो, इसको याद करने का तरीका कि 1/r², 1/r², 1/r² तीनों के साथ ही है। यहाँ पर ये मान लो कि यहाँ पर साइन थीटा की पावर क्या है, 0 है, जिसके कारण मान क्या आ गया, 1 आ गया। साइन थीटा की पावर 1 है और साइन थीटा की पावर क्या है, 2 है, यानी कि साइन थीटा की स्क्वायर। इस प्रकार से क्रम चल रहा है। अब देखो यहाँ पर डेल अपॉन डेल आर है, डेल अपॉन डेल थीटा है, डेल अपॉन डेल फाई है, तो यानी कि यहाँ पर स्क्वायर है, वहाँ पर 2 में डेल अपॉन डेल आर है। और आगे वाला मटेरियल तो वही है, क्योंकि वो अपनी मुख्य समीकरण क्या थी कि डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स की स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई की स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड की स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम प्लस एम अपॉन एच की स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर है 0। ये था।
यहाँ पर m था, ये मास था, और यहाँ पर म्यू क्या है, सामान्य द्रव्यमान है। सामान्य द्रव्यमान क्या होता है, जैसे मान लो m1 कोई मास है और m2 मास है, यदि m1 और m2 ये इस प्रकार से व्यवस्थित हैं तो इसका सामान्य द्रव्यमान म्यू होता है। तो 1/μ बराबर क्या होता है, 1/m1 प्लस 1/m2 होता है। यहाँ पर आप एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा, तो m1 m2 एलसीएम आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 पर आ जाएगा, बराबर किसकी है, 1/μ की। तो उल्टा कर दो, म्यू निकालना हो तो क्या आ जाएगा, म्यू बराबर क्या हो जाएगा, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। यानी कि ये म्यू क्या होता है, म्यू को सामान्य द्रव्यमान कहा जाता है, रिड्यूस्ड मास कहा जाता है, और म्यू इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि दो द्रव्यमान है, दोनों का गुणा ऊपर और नीचे दोनों का जोड़ के इक्वल होता है म्यू। बाकी कोई चीज है नहीं, ई माइनस वी साई बराबर 0, और v है, v क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा, और अपने जानते हैं स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, kz² अपॉन r होता है, kz² अपॉन r। तो यहाँ पर v का मान भी रखते हैं अपने, तो v का मान क्या होता है, माइनस kz² अपॉन r। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस होने के बाद में इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं अपने, e प्लस kz² अपॉन r सही बराबर है 0। तो ये हो जाएगी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पोलर कोऑर्डिनेट्स का उपयोग करते हुए अपने इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। देखने में बड़ी है लेकिन बहुत ही सरल छोटी है। तो बस इतना सा था कि XYZ में कोई कण है वो थोड़ा सा इस प्रकार से है कि यानी कि यहाँ नहीं है, ये थोड़ा सा ऐसे है, लेकिन अपने को मजबूरी बस 2D पर 3D डायग्राम बनाने के लिए यहाँ लिखना पड़ा। ऐसे है तो ये मान लो ये ऐसे है तो ये कोण थीटा है, तो ये क्या हो गया, r cos थीटा हो गया, और ये क्या हो गया, r sin थीटा हो गया। और ये यहाँ से फाई कोण बनाया है, ये कोण है ना, ये कोऑर्डिनेट ऐसे नहीं है, ये ऐसे है और ये ऐसे है, ये कोण फाई है तो ये क्या हो जाएगा कोस फाई, और इधर वाला क्या हो जाएगा r sin फाई। तो यहाँ पर किसका घटक ले रहे हैं, इसका ले रहे हैं तो इसका कोस, इसके आगे कोस फाई लिख देंगे और इसकी आगे साइन फाई लिख देंगे। तो ये एक्स वाई जेड के मान आ गए, एक्स की का मान हो गया r sin थीटा sin फाई, एक्स का मान हो गया r sin थीटा sin फाई। एक्स वाई जेड के मान जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है इसके अंदर रखने पर जो भी समीकरण आई है वो ये है, एक्स वाई जेड के मान इसके अंदर रखने पर जो भी समीकरण आती है वो क्या है, ये है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अपने ये भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है और ये भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। इसमें तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट का उपयोग करते हुए निकाली है, ये किस एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट का उपयोग करते हुए निकाली है। और ये कौन से कोऑर्डिनेट का उपयोग किया गया, आर थीटा फाई का उपयोग किया गया। तो आर थीटा फाई का उपयोग करने से तो ये आई है, और एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष का उपयोग करने से कौन सी समीकरण आई थी, ये समीकरण आई थी। और आर थीटा फाई को ध्रुवीय कोऑर्डिनेट कहा जाता है, यानी कि ध्रुवीय आर थीटा फाई का उपयोग कर कर अपने ने ये निकाल ली है। अब इस समीकरण श्रोडिंगर समीकरण की सहायता से क्वांटम संख्याएं 4 होती है, मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिगंशीय क्वांटम संख्या एजीमुथल क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर, और तीसरी होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो इन तीनों को अपने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से प्राप्त किया गया है। तीनों क्वांटम संख्याओं के बारे में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ही बताती है। लेकिन चौथी क्वांटम संख्या है जिसे अपने चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं, स्पिन क्वांटम संख्या कहते हैं, इसकी गणना श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की सहायता से नहीं की गई है। बाकी 3 क्वांटम संख्याओं के बारे में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने ही बताया है। कौन कौन सी अपने क्वांटम संख्याएं हैं, वो 4 हैं क्वांटम संख्याएं हैं, वो 4 हैं।
पहली कौन सी है, NLMS। मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन, इनको दर्शाने के ये क्रम होता है। और इसको BSLUG, इनके खोजकर्ता कौन है, BSLUG। बी का मतलब है बोर, एस का मतलब है सोमरफील्ड, एल का मतलब लिंडे और यूजी का मतलब है यूलेनबेक व गोल्डस्मिथ। यूलेनबेक और गोल्डस्मिथ, ये इनके खोज करता है। बोर, सोमरफील्ड, लिंडे, यूलेनबेक व गोल्डस्मिथ। किसके बारे में बताती है ये, पहली क्वांटम संख्या है। तो पहली क्वांटम संख्या है तो ये कक्षा के बारे में बताएगी, जिसको मुख्य क्वांटम, दिगंशीय क्वांटम संख्या है वो कक्षा है, वो किस में बटी होती है, उपकोष में बटी होती है। उपकोष किस में बटी होती है, कक्षक में बटी होती है। और कक्षक में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यानी कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है सेल के बारे में बताती है, कक्षा के बारे में। ये दिगंशीय क्वांटम संख्या सब सेल के बारे में बताती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या ऑर्बिटल के बारे में बताती है। और जो चक्रण क्वांटम संख्या है वो इलेक्ट्रॉन के बारे में बताती है कि कोई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लॉकवाइज घूमता है तो इसका मान +1/2 होता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो इसका मान -1/2 होता है।